आप लोग एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडेक्सेस के बारे में। इसका पहला पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने वह नहीं देखा तो पहले आप वह देखिए, उसके बाद ये देखिए। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर हम 2024 के अंदर जितने भी इंडेक्सेज या सूचकांक जारी किए गए थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी इंडेक्सेज या सूचकांकों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अगली रिपोर्ट आती है हमारी परमाणु शस्त्रागार पर सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री एक क्या है? स्वीडिश थिंक टैंक है। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब सिप्री। इसके द्वारा क्या विश्व के जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं उनकी ताज़ा स्थिति की बात कर रहे हैं। 19 जून 2024 को जो इन्होंने जारी की थी, तो इस रैंकिंग की बात कर रहे हैं। इस रैंकिंग के बारे में आगे बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट में विश्व भर में परमाणु शस्त्रागार के चल रहे जो आधुनिकीकरण और विस्तार से संबंधित जो जोखिम बढ़ रहा है और अस्थिरता बढ़ रही है, इस पर प्रकाश डाला गया है। तो हम देख रहे हैं सिप्री की जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। और रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के आगे के कौन कौन से अंश है, रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। सभी जो 9 परमाणु संपन्न देश है, यदि आपसे पूछा जाए परमाणु कितने देश परमाणु शक्ति संपन्न देश है, तो हमारे 9 आपको बताने। 9 परमाणु शक्ति संपन्न देश कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया और जो इजराइल। ये क्या हमारे परमाणु शस्त्रागार रखते हैं और ये अपने अपने शस्त्रागार है, इनका आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। जनवरी 2024 की बात करें तो 2024 तक परमाणु शस्त्रों की जो वैश्विक सूची है, इसमें लगभग 12,121 शस्त्र शामिल है। हमारी दुनिया के पास कितने? 12,121 परमाणु शस्त्र शामिल है, जिसमें लगभग 9,585 तो सेना के पास व्यवस्थित कर दी गई है, जबकि 3,904 हथियार मिसाइलों और विमानों के साथ तैयार किए गए। तो साल 2023 की तुलना में क्या 60 ज़्यादा है? 2023 की तुलना में क्या 60 ज़्यादा है। चीन के परमाणु हथियारों की संख्या जनवरी 2023 में 410 थी और फिर अब जनवरी 2024 में बढ़ के ये 500 हो गई, अर्थात 90 एक साल में चीन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा दी। चीन की बात करें तो चीन किसी भी अन्य देश की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार का तीव्र तरीके से विस्तार कर रहा है, अर्थात तेजी से विस्तार कर रहा है। कौन? चीन। जनवरी 2024 में भारत के पास 172 परमाणु शस्त्र थे, जबकि पाकिस्तान के पास तो 170 ही रह गए। तो पाकिस्तान से हम आगे निकल चुके हैं। यह जनवरी 2024 की स्थिति है वैश्विक परमाणु शक्ति की। अमेरिका के पास क्या तैनात शस्त्र तो 1740 है, कुल 3708 है और भंडार कितना? 5044 का। रूस की बात करें तो 1710 तैनात शस्त्र, कुल हमारे 4380 और भंडार कितना हमारे पास रूस के पास? 5580 का। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के पास 120 कुल जो भंडार है, तो उसकी बात करें जो हमारे ये देख रहे तैनात शस्त्र है हमारे 120 और कुल कितना है? 225 और 225 ही हमारे क्या है जो भंडार के अंदर है। तो फ्रांस के पास 280। तो इस तरह हम देख सकते हैं फ्रांस के पास 290 कुल है, चीन के पास 500 गए, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, उत्तरी कोरिया के पास 50 और इजराइल के पास 90। तो इस तरह आज यदि आपसे पूछा जाए तो दुनिया के अंदर कौन कौन से देश है जिनके पास परमाणु शस्त्र है, तो आप इन 9 देशों का नाम बताएंगे। अरे किसने बताया हमें? सिप्री जो इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। टोटल हमारे 9,585 शस्त्र है और भंडार की बात करें तो 12,121 भंडार के अंदर पड़े हैं। तो इनकी बात हम कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट आती है हमारी कौन सी? रिपोर्ट का नाम है हमारे वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट का नाम वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2024। टॉप की बात करें तो टॉप किसने किया? हमारे आइसलैंड ने। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वर्ष 2024 के लिए जारी इस वार्षिक वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में विश्व भर की 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का व्यापक मानकीकरण किया है। क्या किया गया है? लैंगिक समानता का व्यापक मानकीकरण किया गया है। इस रिपोर्ट को निम्न 4 उप सूचकांकों के आधार पर देशों का आकलन किया गया है। तो 4 हमारे उप सूचकांक कौन कौन से? पहला हमारा साझेदारी, तो आर्थिक साझेदारी और अवसर है। दूसरा हमारी शिक्षा उपलब्धता, तीसरा हमारा स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और चौथा हमारा राजनीतिक सशक्तिकरण। तो हमारे 4 पैरामीटर है, सब पैरामीटर, इनके आधार पर हम लैंगिक अंतर को समझ रहे हैं। रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट में 2024 में ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर 68.5% है, पिछले साल की तुलना में 0.1 का सुधार हुआ दुनिया के अंदर जेंडर गैप में।
प्रगति की बात करें तो प्रगति की जो वार्षिक दर है, इस पे पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में 134 साल लग जाएंगे हमें। यदि इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो 134 साल बाद पूरे दुनिया के अंदर समानता हो जाएगी महिला और पुरुष के बीच में। आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता रखने वाला देश बना हुआ है। वहीं टॉप 10 देशों की बात करें तो इसमें 7 तुम्हारे यूरोप के हैं, जैसे आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, स्पेन। ये हमारे टॉप के 10 देश हैं। और टॉप के 10 देश हैं उनके बारे में एक बार और देखें तो कौन कौन से। तो रैंकिंग तो सबकी एक से चल रही है। राष्ट्रों में आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे, स्कोर 7 में है। तुम्हारे ये बता रहे हैं 7 तुम्हारे यूरोप के ही हैं। फिर न्यूजीलैंड, स्वीडन, निकारागुआ, जर्मनी, नामीबिया, आयरलैंड, स्पेन। तो इसमें कौन कौन से, एक तो हमारा न्यूजीलैंड है, निकारागुआ और एक नामीबिया है। ये हमारे यूरोप के नहीं है। बाकी 10 में से 7 देश कहाँ के, हमारे यूरोप के हैं। रैंकिंग की बात करें तो सबसे लो रैंकिंग की बात करें तो इसमें निम्नतम रैंकिंग किसको मिली है दुनिया के अंदर, तो जहाँ महिलाओं को पीछे रखा जाता है। तो सबसे पहले नीचे सूडान 146 रैंक, पाकिस्तान 145, चाड 144, ईरान 143, गिनी 142। तो हमारा निम्नतम रैंकिंग दी गई इन 5 राष्ट्रों को। सूडान 146, पाकिस्तान 145, पाकिस्तान 145 है, चाड 144, ईरान 143 और गिनी हमारी कितनी 142 अंकों के साथ रैंक मिली है, तो सबसे लास्ट है। अब ये सब हमने देख लिया। अब भारत की क्या स्थिति है, भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो जो हमारी ये रिपोर्ट है, इसकी जो नवीनतम रिपोर्ट है, इसमें भारत 2 स्थान फिसल गया और फिसल के 129 स्थान पे आ गया। देखिए भारत को कितना स्कोर मिला है, 0.641। अर्थात पहले भारत का ये रैंक हमारे 127 थी और इस साल कितनी 129। अब हमने 4 सब पैरामीटर देखे तो सब 4 पैरामीटर में भारत को किस पैरामीटर में क्या स्कोर मिला है। आर्थिक भागीदारी अवसर की बात करें तो भारत 142वां स्थान, शिक्षा उपलब्धता में 112, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 142 और राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अर्थात जो हमारे चुनाव होते हैं, चुनाव में महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के कार्य किया है। रैंकिंग में हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी क्या स्थिति है महिलाओं से संबंध में, तो बांग्लादेश 99, चीन 106, नेपाल 117, श्रीलंका 122, पाकिस्तान 145। तो ये हमारी रैंकिंग है। तो हमने ये देख लिया है। तो भारत की स्थिति तो सबसे खराब है, 129 रैंक है। तो 129 में केवल पाकिस्तान ही हमसे खराब स्थिति में, नहीं तो बाकी सब ये सारे सारे पड़ोसी देश हमारे अच्छी स्थिति में। तो भारत को यदि कोई चीज़ सीखने की हो तो इनसे सीखना जरूरी है। तो ये रैंकिंग है। अब आगे हमने अगला इंडेक्स देखना है। अगला इंडेक्स आता है हमारा कौन सा, भारत में सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करता देश बन गया भारत। भारत का सर्वाधिक धन प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के द्वारा मई 2024 में जारी की गई थी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। कौन सी, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की गई थी। और इसके अंदर वर्ष 2022 में भारत को 111 बिलियन डॉलर से अधिक का धन प्रेषण प्राप्त हुआ है। अतः जो रेमिटेंस भारत को प्राप्त हुआ है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस है वो प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ इसके भारत धन प्रेषण प्राप्तकर्ता के मामले में 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। कितना, 100 बिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया जिन्होंने 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त किया है। वर्ष 2000 से 2022 के दौरान विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के द्वारा अपने मूल देशों को भेजी गई राशि में 650% की वृद्धि हुई है। यदि हम 22 सालों में देखें तो 22 सालों में 650% की वृद्धि हुई है। जो ये राशि सन 2000 के अंदर 128 अरब डॉलर थी, तो इससे बढ़ के 2022 में 831 अरब डॉलर हो गई है। जो राशि थी तो इतनी हो गई है। तो हम इसके आगे बात करें, भारत के विश्व में भारत के विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों लगभग 18 बिलियन का मूल स्थान रहा है। अर्थात 18 बिलियन लोग भारत से बाहर जाके और कार्य कर रहे हैं, रेमिटेंस भेज रहे हैं लगातार। भारतीयों का सर्वाधिक या अधिकतम प्रवास किया लगभग 3.47 बिलियन संयुक्त अरब अमीरात में। फिर इसके बाद हमारे अमेरिका में 2.7 बिलियन, तो सऊदी अरब में 2.5 मिलियन है। मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। मिलियन का अर्थ क्या होता है, 10 लाख होता है। तो 10 लाख हमारे क्या, सऊदी अरब में तो 25 लाख, अमेरिका में 27 लाख
तो वैसे हमारे यूएई है, तो यूएई में कितना 34 लाख लोग प्रवासी भारतीय के रूप में वहाँ रहते हैं और रेमिटेंस भारत को भेजते हैं। अब बात करें दुनिया की, दुनिया में कौन कौन सा देश कितना रेमिटेंस प्राप्त कर रहा है। तो भारत की बात करें तो 111.22 अरब डॉलर प्राप्त किया है। मैक्सिको ने 61.10 अरब डॉलर प्राप्त किया है। तो चीन की बात करें, चीन ने 51 अरब डॉलर, फिलीपींस ने 38.5 अरब डॉलर, फ्रांस की बात करें 30.4 अरब डॉलर, पाकिस्तान ने 29.87 अरब डॉलर ये प्राप्त किया रेमिटेंस। तो भारत ने सबसे टॉप किया है इस मामले में, तो एक बहुत अच्छी बात है। मिस्र की बात करें तो 28.33 अरब डॉलर, बांग्लादेश ने 21.50 अरब डॉलर, नाइजीरिया ने 20.13 अरब डॉलर, तो जर्मनी ने 19.29 अरब डॉलर। तो रेमिटेंस के मामले में भारत ने 111 अरब डॉलर प्राप्त किए हैं। अब आता है हमारा अगला सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। कौन सा सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें 2024 की, कंसल्टिंग संस्था है CWUR। कौन सी CWUR, मतलब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें CWUR रैंकिंग। तो वर्ष 2024 के लिए सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR रिपोर्ट है, तो 13 मई 2024 को ये जारी की गई थी। ये रैंकिंग है, इसमें वैश्विक स्तर पर 20,966 से अधिक जो विश्वविद्यालय इनका डेटा इकट्ठा किया गया है। कितनी यूनिवर्सिटी का 20,966 से अधिक विश्वविद्यालयों का डेटा इकट्ठा किया गया। इस रैंकिंग में जो हमारा अहमदाबाद का IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला संस्थान माना गया है। इस रैंकिंग में भारत का टॉप कौन सा रहा है, हमारा IIM अहमदाबाद। रैंकिंग में IIM अहमदाबाद 9 पायदान ऊपर चढ़ के 410वें स्थान पे पहुंच गया। पहले 419वें स्थान पे था, अब क्या 410वां स्थान मिला है। रैंकिंग में कुल 64 भारतीय संस्थान विश्वविद्यालय में से 22 भारतीय संस्थानों ने ही अपनी रैंकिंग में सुधार किया, बाकी सब वैसे की वैसे। कितने 64 संस्थान थे भारत के, इसके अंदर शामिल है, जिसमें 32 तो सुधरे हैं, अपने अंकों में सुधार किया, बाकी 32 वैसे की वैसे। पिछले साल भी वही थी और इस बार भी वही। तो सुधार वाली बात करें, वैश्विक रैंकिंग हमारे टॉप पे हमारे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, फिर 501 रैंक पे हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान, 500 के अंदर तो केवल एक ही है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे, IIT मद्रास 582, और TIFR मतलब टाटा इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 626 रैंक। तो इनके ये जो रैंक है वो अंक है जो देख सकते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय रैंक इसी हिसाब से दी गई। रैंकिंग में हमारे विश्व के संस्थानों की बात करें, दुनिया के जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज है, उनको क्या क्या रैंक मिली है। तो टॉप की देखें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप 1 पे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो अमेरिका के अंदर वो सेकंड पे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फोर्थ पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 5 नंबर पे आती है। तो दुनिया में यदि आप टॉप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये यूनिवर्सिटी आएंगी। तो कुछ खास बातों की बात करें, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग CWUR है, इसकी स्थापना 2012 में नादिम महासेन ने की थी। किसने, नादिम महासेन ने 2012 में इसकी स्थापना की थी। CWUR क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपने मूल्यांकन के लिए 7 वस्तुनिष्ठ संकेतकों का उपयोग करता है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, पूर्व छात्रों को रोजगार, संकाय की गुणवत्ता, ये सब चीजें शामिल की जाती है। अन्य रैंकिंग की बात करें तो अन्य रैंकिंग के विपरीत यह दुनिया में 19,000 से अधिक विश्वविद्यालयों का आकलन करता है। कितनी, दुनिया भर में 19,000 से ज्यादा विश्वविद्यालयों का आकलन करता है, और फिर क्या है 2000 की एक लिस्ट जारी करता है, जो टॉप के 2000 होते हैं 2000 की लिस्ट जारी करता है। CWUR का मुख्यालय कहाँ, हमारे संयुक्त अरब अमीरात या UAE है यहाँ पे। तो इस तरह हमने एक देख लिया यूनिवर्सिटियों का रैंकिंग। तो एक रैंकिंग पूरी हो गई, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। अगला हमारा इंडेक्स आता है भारत, क्या आता है, भारत विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में शीर्ष स्थान पे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो दौड़ है, जिसमें भारत तेजी से दौड़ रहा है। मतलब इंटेलिजेंस डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है नेटएप। नेटएप क्या है, इंटेलिजेंट डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नेटएप। इसने क्या क्लाउड जटिलता मतलब क्लाउड कॉम्प्लेक्सिटी पर एक रिपोर्ट जारी की अप्रैल 2024 में। इस रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उद्भव पर सबसे आगे और सबसे पीछे के देशों के बीच में विभाजन किया है, कि मतलब जो सबसे खराब काम कर रहे हैं और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है। किसने, नेटएप ने। नेटएप की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जैसे देश AI अपनाने और नवाचार में सबसे आगे हैं। कौन कौन हमारे
जो नेट ऐप ने ये बताया, जो भारत, सिंगापुर, जो यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश है ना, एआई अपनाने में और नवाचार करने में सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी देश इनके पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा और स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देश है इस तकनीक में सबसे पिछड़े हुए राष्ट्रों में गिनती आ रहे हैं। कौन कौन से हमारे, जबकि विकसित राष्ट्र माने जाते हैं, कौन कौन से? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये बहुत कम काम कर रहे हैं इसके क्षेत्र। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि वैश्विक स्तर पर एआई के अग्रणी देशों में 67% कंपनियों के पास हाइब्रिड आईटी वातावरण है। तो एआई अग्रणी देश जिसमें भारत भी शामिल हो गया है, इन देशों में क्या है, जो अग्रणी देश हैं, तो इनमें क्या है, जो हाइब्रिड आईटी वातावरण है इन देशों के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं। भारत इस मामले में 70% के साथ अग्रणी है और जापान 24% के साथ बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इस तरह हमने एक और रैंकिंग देख ली है एआई के क्षेत्र के अंदर। अब आता हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स शीर्षक क्या है 2024 का, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। जारी कब किया गया? 3 मई 2024 को। टॉप कौन करता है? हमारा नॉर्वे। वैसे तो हमारे बहुत सारे देश है जो यूरोप के टॉप करते हैं, लेकिन इस बार नॉर्वे ने किया है। सबसे खराब किसने किया? इरिट्रिया। जो वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था है हमारी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इसके द्वारा जारी जो रिपोर्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पत्रकारिता, रिपोर्टिंग और मीडिया कामकाज की जो स्वतंत्रता है, इसके आधार पर 180 देशों को रैंक दी जाती है। कितने? 180 देशों को रैंक दी जाती है। अब 180 देशों में किस देश को कौन सी रैंक मिली है? रैंक की बात करें तो टॉप कौन कौन है हमारे? टॉप हमारे सबने पहले पढ़ लिया, नॉर्वे, फिर डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन देशों ने टॉप किया है। वैसे ध्यान से देखिए, इनके क्षेत्रफल तो हमारे राजस्थान के बराबर में है सबका मिला के, तो टॉप किया है लेकिन, तो हमारे नॉर्वे ने इसके अंदर टॉप किया है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था है, तो जर्मनी 10वें नंबर पे है। तो ये तो टॉप करने वाले। सबसे खराब पत्रकारिता की बात करें तो हमारे 180 रैंक पर हमारे एरिट्रिया, 179 पे सीरिया, 178 पे अफगानिस्तान, 77 पे उत्तरी कोरिया, 176 पे ईरान है। तो ये हमारे टॉप जो खराब स्थिति वाले राष्ट्र है। अब इस सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है? भारत की स्थिति की बात करें हम, तो सूचकांक भारत की स्थिति, सूचकांक के वर्ष 2024 के संस्करण में भारत को 180 देशों में 159वां स्थान, मतलब 2 स्थान का सुधार किया है। पहले भारत का स्थान कितना था? 161वां स्थान था। अब भारत को 159वां स्थान, मतलब बढ़िया स्थान मिला है। भारत को चीन, सऊदी अरब, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ गंभीर स्थिति में रखा गया है कि यहाँ तो गोदी मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा संकट आ रहे हैं, ये चीज़ बताई गई है। संकेतकों की बात करें, विभिन्न संकेतकों में भारत ने कौन कौन से स्थान लिए? जैसे राजनीतिक में 159वां स्थान, आर्थिक में 157, वैधानिक में 143, सामाजिक के अंदर 156 और सुरक्षा के अंदर 162वां स्थान लिया। और पड़ोसी देशों की बात करें, पड़ोसी देश भारत से कौन कौन सी स्थिति में, जैसे हमने देख लिया भारत की स्थिति क्या है इस बार, 159वीं। 159वीं यदि भारत की स्थिति है, तब देख सकते हैं कौन सा देश भारत से अच्छी स्थिति में, तो केवल और केवल ये देश है जो भारत से अच्छी स्थिति में, बाकी सब भारत से खराब स्थिति में। अब इसको देख के यदि आपको लगे कि पाकिस्तान भारत से अच्छी स्थिति में इसमें बताया गया है, तो आप इस पर शक भी कर सकते हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तानी भारत से अच्छी स्थिति में पत्रकारिता में, तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार तो यही बताया गया। और बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और अफगानिस्तान ये भारत से खराब स्थिति में, ये इस रिपोर्ट बताती है। ये हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था। अब फोर्ब्स ने क्या किया, 2024 के अरबपतियों की सूची जारी की है। दुनिया में जो अरबपति हैं, करोड़पति, अरबपति, की सूची जारी की है। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा वर्ष 2024 के लिए विश्व के अरबपतियों की सूची जारी की गई, अप्रैल 2024 में जारी की गई। कब? अप्रैल 2024 में जारी की गई। फोर्ब्स के द्वारा जारी इस सूची में विश्व के 2781 अरबपतियों का स्थान दिया गया है, तो पिछले साल से 141 ज़्यादा है। जो क्या है, पिछले साल से 141 ज़्यादा हो गए हैं। तो अरबपति हमारे बढ़ते जा रहे, पैसों की कोई कमी नहीं है दुनिया में। विश्व में इन अरबपतियों की कुल पूंजी की बात करें 14.2 ट्रिलियन है। पिछले साल की बात करें
तो पिछले साल की तुलना में $2 ट्रिलियन की वृद्धि हुई है इस बार। इनकी जो संपत्ति है, कुल पूंजी है, इस पूंजी में $2 ट्रिलियन की वृद्धि हुई है। सूची में दुनिया की या विश्व की सबसे युवा अरबपति ब्राजील की 19 वर्षीय लिविया फोइगट है, जिसकी पूंजी कितनी अनुमानित की गई, तो इसकी अनुमानित पूंजी हमारे $1.1 बिलियन मापी गई है। सर्वाधिक अरबपति वाले देश की बात करें तो अमेरिका में 813, चीन में 473 और भारत में 200 अरबपति है। दुनिया में देखें तो चीन में तो हमारे 473 है, तो भारत में उसके आधे से भी कम है अरबपति, जबकि वहाँ सब कम्युनिस्ट कंट्री है, अर्थात वहाँ पे जो अरबपति नहीं होने चाहिए, लेकिन चीन काफ़ी तेज़ी से अरबपतियों की संख्या बढ़ा रहा है। अब आगे देखें, फोर्ब्स ने 10 जो अरबपति चुने हैं, अरबपतियों की कमाई सब चीज़ें देख ले। तो बर्नार्ड अर्नोल्ड जो फ्रांस के हैं, वो $233 बिलियन के साथ नंबर 1 पे है दुनिया में। दुनिया में क्या है, बर्नार्ड अर्नोल्ड है जो फ्रांस के, ये टॉप पे है दुनिया में। फिर एलॉन मस्क है $195 बिलियन के साथ। जेफ बेजोस है $194 बिलियन। अब इनकी कंपनियां भी देख ले। बर्नार्ड अर्नोल्ड की तो LVMH है, जो एलॉन मस्क है इसकी टेस्ला की कारें भी आती। स्पेसएक्स, जेफ बेजोस की अमेजन है। मार्क जकरबर्ग जो अमेरिका के हैं $177 बिलियन। फेसबुक कंपनी इनकी। लैरी एलिसन अमेरिका के $141 बिलियन। ऑरेकल कंपनी इनकी। वॉरेन बफे है, तो वॉरेन बफे अमेरिका के $133 बिलियन। इनकी कंपनी का नाम बर्कशायर हैथवे। बिल गेट्स जो अमेरिका के $128 बिलियन। इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव बॉलमर है, तो अमेरिका के $121 बिलियन, इनकी माइक्रोसॉफ्ट है। मुकेश अंबानी की बात करें तो $116 बिलियन रिलायंस। और लैरी पेज 114 गूगल। तो भारत की बात करें तो भारत का केवल एक ही व्यक्ति है, श्री मुकेश अंबानी, जो 90 नंबर पे है। तो इस सूची में भारत के अरबपतियों की बात करें तो विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में 200 भारतीयों ने जगह बनाई है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल देश में 169 अरबपति थे, 200 में मतलब 31 नए अरबपति बने। भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति $954 अरब हो गई है, जो पहले $675 अरब थी। मतलब एक साल में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 41% बढ़ गई। इस सूची में अमीर लोगों की सूची में मुकेश अंबानी 90 पे, तो गौतम अडानी कितने 17वें नंबर पे। पहले शायद दूसरे नंबर पे आ गए थे हमारे गौतम अडानी, लेकिन वो पिछले साल इसमें कमी आई है। ब्रोकरेज फर्म के जो को-फाउंडर है जो निखिल कामत, ये देश के सबसे युवा अरबपति है। फिर जीरोधा के को-फाउंडर है। सूचीबद्ध 200 भारतीयों में नरेश त्रेहन, रमेश कुन्नी कन्नन, रेणुका जगतियानी सहित 25 व्यक्तियों ने पहली बार सूची में स्थान लिया है। कितने 25 नए अरबपति बने। फोर्ब्स की बात करें तो फोर्ब्स ने इस सूची में भारत के शीर्ष 10 अमीर व्यक्ति कौन कौन है। सबसे पहले मुकेश अंबानी जो दुनिया में 9वीं रैंकिंग है, $117 बिलियन। गौतम अडानी दुनिया में 17वीं रैंकिंग, $84 अरब। फिर आते हमारे शिव नाडर जो फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट में सबसे टॉप पे थे, अर्थात शिव नाडर उनकी फैमिली थी, ये फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट में सबसे टॉप पे रहे थे। फिर आता है सोनिया जिंदल, फिर दिलीप सिंघवी, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को आप याद कर सकते हैं, जो वो वैक्सीन वाले सीन के लिए। फिर कुशल पाल सिंह, कुमार मंगलम बिरला, राधाकिशन दमामी, लक्ष्मी मित्तल। तो ये कुछ लोग हैं जो अरबपति है दुनिया में। लक्ष्मी मित्तल 113वीं रैंक पे आते हैं। तो इस तरह हमने सूची देख ली अरबपतियों की। 200 अरबपति है भारत की। अब वैश्विक व्यय पर जो सैन्य व्यय है, इस पर सिप्री की रिपोर्ट जारी हुई है। रिपोर्ट क्या कहती है, उन रिपोर्ट के बारे में देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। तो सिप्री इस बार क्या कह रही है कि वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य पर नवीनतम रिपोर्ट 22 अप्रैल 2024 को जारी की गई थी। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री है कि इसकी इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय पर $2,443 बिलियन खर्च किया गया। कितना? $2,443 बिलियन का खर्चा हुआ है।
यह वर्ष 2022 के सैन्य व्यय से 6.8% ज़्यादा है। कितना? 6.8% ज़्यादा है। वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय वर्ष 2009 के बाद तेजी से बढ़ा है। क्या? वर्ष 2009 के बाद तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति सैन्य व्यय की बात करें तो वर्ष 1990 के बाद से सबसे अधिक 306 अमेरिकी डॉलर है। अर्थात 2023 में कितना? 306 एक आदमी पर खर्च हुआ है। 2023 में सैन्य व्यय की बात करें, सर्वाधिक प्रतिशत वाले जो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, इसमें लगभग दूना हो गया है। कितना? तो 105% वृद्धि के साथ लगभग दूना हो गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करने वाले 3 देश कौन कौन से? अमेरिका, चीन और रूस। भारत भी इनसे ज़्यादा पीछे नहीं है, चौथे स्थान पर भारत है। तो अमेरिका की बात करें तो 916 बिलियन डॉलर भारत अमेरिका खर्च करता है, तो चीन 296 बिलियन डॉलर खर्च करता है, तो रूस 109 बिलियन डॉलर खर्च करता है। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया। कितना? चौथे स्तर पर 2023 में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा खर्च करने वाला देश बन गया। भारत के द्वारा वर्ष 2023 में 83.6 बिलियन डॉलर का खर्चा किया गया, जो इसके वर्ष 2022 के सैन्य के खर्च की तुलना में 4.2% ज़्यादा था। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले भारत ने भी 4.2% की वृद्धि की है। वर्ष 2022 में भारत का सैन्य खर्च 81.4 बिलियन डॉलर था। कितना? 81.4 बिलियन डॉलर था 2022 में। तो भारत का खर्चा तो बढ़ ही रहा है। भारत का सैन्य व्यय 2014 के बाद से 47% बढ़ गया, तो काफ़ी अधिक बढ़ा है। अब अगला इंडेक्स आता है हमारा साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 का। तो 11 अप्रैल 2024 को हमारा विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया है। इसमें रूस क्या है? रूस ने टॉप किया है। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक अर्थात वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स के अंदर रूस ने टॉप किया है। एक जनरल है, जनरल PLOS1 जनरल है, इसके अनुसार ये इंडेक्स जारी किया गया है। बात करें सूचकांक के टॉप की, तो टॉप किसने किया? रूस ने किया है इसके अंदर। ये साइबर क्राइम इंडेक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी कैनबरा, तो दोनों के दोनों है। एक तो कौन कौन से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और दूसरी कौन सी? न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी कैनबरा की। तो इनके जो शिक्षाविद है, इनके द्वारा 3 वर्षों के शोध के आधार पर तैयार किया गया। क्या किया गया? 3 वर्षों के शोध के आधार पर इसको तैयार किया गया। तो आगे बात करें हम इसकी। इस शोध में 5 प्रमुख साइबर अपराध श्रेणियों पर फोकस किया गया है। कितने? 5 प्रमुख साइबर अपराध है, उन पर फोकस किया गया है। रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग में टॉप 10 राष्ट्र कौन कौन से? रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया, उत्तरी कोरिया, यूके, ब्राजील और भारत। भारत क्या है? इसमें 10वें स्थान पे है। साइबर क्राइम के मामले में भारत में पीछे नहीं रहा है, भारत भी 10वें स्थान पे आ गया है। तो रूस ने टॉप किया साइबर क्राइम के मामले में। और विश्व साइबर सूचकांक की बात करें तो ये 100 में से स्कोर दिए गए, जो हमारे स्कोर दिए गए थे सबको, तो 100 में से स्कोर मिले हैं। और जो हमारे रूस है तो इसको 58.39 अंक, तो भारत को 6.13 अंक मिले। तो भारत तो बहुत पीछे है, बच्चा है इनके सामने, साइबर क्राइम के सामने। तो बात करें अगला, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। QS की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2024, इसकी बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है शीर्षक संस्करण 14वां। जारीकर्ता कौन है? क्वाकवेरेली साइमंड्स, QS है, इनके द्वारा जारी किया जाता है। 10 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था। इस वर्ष की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 64 नए संस्थान सहित 1559 स्थानों को रैंकिंग दी गई है। इसमें विभिन्न विषयों में 16,300 से अधिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को रैंक दिया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 600 से ज़्यादा है। कितने? 600 से ज़्यादा हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर यूनिवर्सिटी को रैंकिंग कर रहे हैं। टॉप के देखें तो कौन कौन सी है? कलार मानवता के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1, कैम्ब्रिज दूसरे पे, ऑक्सफोर्ड तीसरे पे। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में हमारे मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट MIT फर्स्ट पे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड पे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड पे। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारे फर्स्ट पे किस में? जीवन विज्ञान और चिकित्सा में।
हमारी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है, ये तीनों यूनिवर्सिटी हमारे क्या है टॉप में है जीवन विज्ञान और चिकित्सा में। तो प्राकृतिक विज्ञान में हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, ये टॉप में है। और तीसरी हमारी कौन है, हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो वैसे सामाजिक विज्ञान प्रबंधन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये तीन यूनिवर्सिटियाँ टॉप की है दुनिया के अंदर। तो ये हमारी कुछ कैटेगरियाँ थी, इन कैटेगरी के अंदर यूनिवर्सिटी ने बेहतर कार्य किया है। अब भारत की बात करें, भारतीय संस्थानों की, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शामिल 1559 संस्थानों में पहली बार 424 प्रविष्टियों के भारत की 69 जो विश्वविद्यालय उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो विश्वविद्यालय की संख्या के मामले में भारत 69, चीन के 101 के बाद दूसरे नंबर पे आता है। कि चीन के 101 टॉप कर किया चीन ने, तो भारत ने 69 के साथ दूसरे स्थान पे आया। रैंकिंग में हमारा जो यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, भारत में सर्वोच्च रैंक लाने वाला विश्वविद्यालय बन गया। विकास अध्ययन की श्रेणी में यह विश्वविद्यालय विश्व पर स्तर पर 20वें स्थान पर आया। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। फिर बात करें सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज दंत चिकित्सा श्रेणी में 20वें स्थान पे, कौन से 24वें स्थान पे आ गया। दुनिया में 24वें स्थान पे ये आ गया है, हम इसको देख सकते हैं। फिर अगली कैटेगरी आती है हमारी भारतीय पासपोर्ट बना विश्व का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट। भारत का जो पासपोर्ट है दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया। भारतीय पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफ़ायती पासपोर्ट बन गया। क्या, दूसरा सबसे सस्ता और किफ़ायती मामलों में देखें तो सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया भारत का। UAE का पासपोर्ट दुनिया में सबसे किफ़ायती रूप में सबसे टॉप पर है। किसका, UAE का, जो अधिग्रहण लागत और वीज़ा मुक्त देने वाले देशों की संख्या में सबसे आगे है। तो सबसे आगे हमारे UAE, फिर भारत है। तो सबसे सस्ता और अच्छा पासपोर्ट हमारा देश का है। उपयुक्त निष्कर्ष हमारे अमेरिका की जो फर्म है कंपेयर द मार्केट AU के द्वारा विश्व भर के जो पासपोर्ट है इनके रैंकिंग को लेकर अध्ययन करते और इस अध्ययन के बाद ये रिपोर्ट जारी करती है। इस अध्ययन में पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है हर वर्ष लागत की तुलना में, वैलिडिटी की हर वर्ष लागत की भी तुलना की जाती है। 10 साल की वैलिडिटी के लिए भारतीय पासपोर्ट की कीमत $18.60 आंकी गई है। कितनी, $18.60 मतलब 1505 रुपये आंकी गई है। जबकि यूएई के 5 साल के पासपोर्ट की कीमत जो हमारे $17.70 आंकी गई है, मतलब 1474 रुपये आंकी गई है। हम इसको देख सकते हैं। भारतीय पासपोर्ट की 1 साल की वैलिडिटी के लिए बस $1.81 मतलब 150 रुपये देने होते हैं। कितने, 150 रुपये देने होंगे। इसके बाद हर साल लागत, इसके बाद क्या, हर साल लागत हिसाब से सबसे सस्ता पासपोर्ट हमारा दक्षिण अफ्रीका का है $3.5 मतलब 254 रुपये। केन्या का हमारा $3.9 मतलब 257 रुपये चल रही है। तो हमने सबके डॉलर के हिसाब से या पैसे के हिसाब से भी जान लिया। मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा पासपोर्ट माना जाता है, जिसमें 10 वर्षों की कीमत है $231 मतलब 18-19 हज़ार रुपये के आसपास ये हो जाता है 10 साल का। तो सबसे महंगा पासपोर्ट हमारा किसका है, मैक्सिको का। अब बात करेंगे हम डोपिंग अपराधियों की। किसकी, डोपिंग अपराधियों की, मतलब जो हमारे खिलाड़ी हैं जो प्रतिबंधित दवाइयाँ लेकर खेल खेलते हैं उनके बारे में बात करें तो डोपिंग अपराधियों की सूची में भारत ने टॉप किया है। गलत सूची है लेकिन किया टॉप है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी मतलब वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा है। इसके द्वारा वर्ष 2022 के परीक्षण आंकड़े अप्रैल 2024 में जारी किए गए। वाडा के द्वारा जारी इस विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की डोपिंग रोधी रिपोर्ट है 2022 में भारत डोप अपराधी के उच्चतम प्रतिशत वाले देशों में पहले स्थान पे आ गया। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है जो भारतीय एथलीट है उनके मूत्र, रक्त और एथलीट जैविक पासपोर्ट सहित उनमें जो एकत्र किए गए थे 4064 नमूने, उनमें से 127 व्यक्तियों के नमूने प्रतिबंधित दवाओं के लिए सकारात्मक पाए गए हैं।
जो नमूना परीक्षण का 3.26% है, और ये बहुत ज़्यादा है, दुनिया में बहुत ज़्यादा है। भारत में डोपिंग उल्लंघनों की संख्या प्रमुख खेल देश जैसे रूस, अमेरिका, इटली और फ्रांस से भी बहुत ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं भारत में कितना 127 मामले पॉजिटिव, दक्षिण अफ्रीका में 80, थाईलैंड में 65, अमेरिका में 61, कतर में हमारे 80 मामले। तो परसेंटेज में भी आप देख सकते हैं भारत का परसेंटेज काफ़ी ऊपर, मतलब 3.26%। तो दक्षिण अफ्रीका का 2.4%, जो थाईलैंड का 1.93, 1.58 अमेरिका का, तो 1.2% हमारे कतर का है। तो भारत के काफ़ी बड़ा प्रतिशत है। भारत के खिलाड़ियों को समझना चाहिए, वैश्विक छवि खराब होती है इससे। वाडा के अनुसार बात करें तो वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में 6.4% अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया है। तो पिछली बार की तुलना में हमने 6 पॉइंट ज़्यादा परीक्षण किए हैं। वो किसने? वाडा ने। प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष का प्रतिशत भी वर्ष 2021 में 0.65 से बढ़ के 2022 में 0.77 हो गया है। तो वाडा के द्वारा इकट्ठे गए जो एथलीटों के अधिकतम नमूने थे, जो सबसे ज़्यादा नमूने हमने 19,228 नमूने चीन के एथलीटों से, जिनमें से मात्र 0.2% सकारात्मक रहेगा, मतलब 33। अधिकतम नमूने देने के मामले में जर्मनी दूसरे स्थान पर आ गया, 13,653 नमूने, जिसमें 42 नमूने सकारात्मक थे। और बात करें रूस की, तो रूस तीसरे स्थान पे 10,186 एथलीटों ने अपने नमूने दिए थे, जिसमें 85 नमूने सकारात्मक पाए गए थे। तो रूस क्या है? तीसरे स्थान पे आ जाता है। अब बात करते हैं सिप्री की। एक और रिपोर्ट आती है, यूरोप की हथियार बिल हुआ दुगना। सिप्री की रिपोर्ट आई है, यूरोप का क्या हुआ? हथियार बिल दुगना हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री है, इसकी ओर से वैश्विक हथियारों के संदर्भ में नई रिपोर्ट आई है, 11 मार्च 2024 को जारी कर दी गई है। जो नई रिपोर्ट है ये जारी कर दी गई है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री। इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप का हथियार आयात 2014-18 की तुलना में 2019 से 23 में लगभग दोगुना हो गया। कितना? लगभग दोगुना हो गया आयात। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा रूस यूक्रेन का युद्ध। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध है, इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। 2019 से 2023 में यूरोपीय देशों के द्वारा हथियारों के आयात का लगभग 55% संयुक्त राज्य अमेरिका से किया है। यूरोप ने जो अपना आयात किया है, ये 55% किससे किया है? हमारे अमेरिका से किया है, जो वर्ष 2014 से 18 में 35% ही था। अगर पहले 35% ही आयात किया जाता था, अब आयात बढ़ के कितना? 55% हो गया है। किससे? अमेरिका से, यूरोप का। आप इसको देख सकते हैं। आगे हम बात करें सिप्री की, और कौन कौन सी बातें बताई इन्होंने रिपोर्ट के अंदर। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हथियार निर्यातक देश कौन है? अमेरिका का। और अमेरिका का क्या? अमेरिका बना है। अमेरिका का निर्यात 2014 से 18 में और 2019 से 23 के बीच में 17% बढ़ गया है। कुल वैश्विक हथियार निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 34% से बढ़ के कितनी हो गई? 42% हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 से 2023 में 107 राज्यों को प्रमुख हथियार बेचे। 107 राज्यों को बेचे हथियार। 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच में फ्रांस के हथियार निर्यात में 47% की वृद्धि हुई। और पहली बार हुआ है कि रूस को पछाड़ करके दूसरे नंबर पर फ्रांस आ गया। फ्रांस के द्वारा हथियारों का सबसे बड़ा निर्यात एशिया और ओशिनेशिया, मतलब 42% किया गया है दोनों। फ्रांसीसी हथियारों का निर्यात का सबसे बड़ा एकल प्राप्तकर्ता कौन है? हमारे भारत, जिसकी हिस्सेदारी लगभग कितनी? 30% है। मतलब जो फ्रांस से हथियार खरीदने में जो सबसे बड़ा कौन है? देश हमारा भारत है, जिसकी हिस्सेदारी कितनी? 30% हथियार हमने खरीदे। रूस के हथियार निर्यात में सबसे बड़ी गिरावट आई है। पहली बार रूस हथियार निर्यात में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। 2014 से 18 और 2019 से 23 के बीच में रूस के हथियार को निर्यात में 53% की गिरावट आई है। इस दौरान क्या? रूस के हथियार बिकने कम हो रहे हैं। रूस ने 2019 में 31 राज्यों को प्रमुख हथियार निर्यात किए थे, जबकि 2023 में उसके द्वारा केवल 12 राज्यों को हथियार बांटे गए। पहले तो 31 राज्यों को, अब केवल 12 राज्यों को हथियार बांटे हैं रूस ने। शीर्ष 10 हथियार निर्यातकों में रूस के अलावा चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और इजराइल, जो इनके हथियार निर्यात है, इसमें गिरावट दर्ज हुई है। पहले के मुकाबले कम हुआ है।
चीन में 5.3, जर्मनी 14%, ब्रिटेन 14, इसराइल 25%, स्पेन 3.3। तो इस तरह हमने देखा कि इनके जो हथियार निर्यात है इसके परसेंटेज में कमी आई। अब आयात की स्थिति देखते हैं। दुनिया में खरीदे गए कुल हथियारों का 37% एशियाई देशों ने हथियार खरीदे, जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है। क्या भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया टॉप पे हैं। 2019 से 2023 की अवधि में दुनिया के 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में से 9 तो एशिया और ओशन एशिया के हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। वर्ष 2014 से 18 और 19 से 23 के बीच इसके हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। कितनी? 4.7% की वृद्धि हुई है। रूस क्या भारत का सबसे मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। इसके हथियार आयात के 36% हिस्से के साथ 36% हिस्सा हमने क्या रूस से खरीदते हैं। पाकिस्तान में अपने हथियारों का लगभग 43% में वृद्धि हुई है। और वही बात है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक है। तो उसमें पाकिस्तान वैसे भी कम नहीं है। क्यों? क्योंकि 42% हथियार पाकिस्तान किससे खरीदता है? 82% चीन से खरीदता है। तो चीन तो पाकिस्तान की तरफ बोलेगा ही। शीर्ष 10 हथियार आयातकर्ता कौन है 2019 से 23 में? भारत सबसे टॉप पे, सऊदी अरब। दुनिया का 9.8% भारत आयात करता है हथियारों का, 8.4% सऊदी अरब करता है, तो कतर 7.6%, यूक्रेन 4.9%, पाकिस्तान हमारे 4.3, जापान 4.1, मिस्र 4, ऑस्ट्रेलिया 3.7, दक्षिण कोरिया 3.1, चीन हमारे 2.9। इतने परसेंट हथियारों का आयात करता है। तो हमने हथियार आयात के बारे में सिप्री की रिपोर्ट देख ली, आयात और निर्यात के बारे में। अब बात करते हैं, विश्व दिल्ली बना है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर। अरे किसने बताया? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। तो स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्था है IQ एयर, इसके द्वारा वर्ष 2023 की वायु प्रदूषण की रिपोर्ट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 मार्च 2024 में जारी की गई थी। IQ एयर की 6वीं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दिल्ली को विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बताई। क्या बताया गया? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई है। दिल्ली को चौथी बार यह दर्जा मिला है। दिल्ली को क्या है? चौथी बार दर्जा मिला है। सर्वाधिक वायु प्रदूषित शहरों के मामले में बिहार का बेगूसराय विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गया। बिहार का जो बेगूसराय शहरों में सबसे खराब में, तो राजधानी में हमारी दिल्ली। विश्व में रिपोर्ट में विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 42 शहर तो हमारे भारत के हैं, जहाँ वर्ष 2023 में PM 2.5 प्रदूषण के महीन कण का औसत स्तर WHO के जो मानक है उससे करीब 10 गुना ज़्यादा खराब है। जो हमारे मानक बताए गए, किसने? WHO के द्वारा जो मानक बताए गए, तो भारत के 42 शहर है, उनके मानक उससे और भी ज़्यादा खराब है। तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें इसके मामले में, तो लगभग 136 मिलियन भारतीय, 136 मिलियन भारतीय जो भारतीय जनसंख्या का 96% है। कितना? 96% है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के 0.5 माइक्रोन प्रति घन मीटर के जो अनुशंसित स्तर है उससे अधिक, मतलब कितना? 7 गुना PM 2.5 का सामना कर रहे हैं। एक मिनट, तो इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो भारत के 136 मिलियन लोग हैं, कितने? 136 मिलियन लोग हैं, जो भारत की जनसंख्या का 96% है, ये ऐसी वायु के अंदर जी रहे हैं। क्या? ऐसी वायु के अंदर जी रहे हैं जहाँ पे क्या 2.5 PM है, उसका भी 7 गुना जो दुनिया के WHO के द्वारा स्वीकृत है उससे 7 गुना जो खराब वायु है उसके अंदर जी रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो रिपोर्ट है, गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की, एक मिनट, वार्षिक PM 2.5 गाइडलाइन है, PM 2.5 गाइडलाइन है। वार्षिक औसत कितना होना चाहिए? 5 माइक्रोन का, ये उससे कम होना चाहिए। इसको पूरा करने वाले 7 देश हैं। ऐसे कौन? ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, हमारे जो ग्रेनाडा नहीं, कनाडा, और
आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड, ये सारे देश। और सबसे घटिया देश की बात करें, घटिया तो नहीं कहेंगे, प्रदूषित देश कहेंगे, प्रदूषण तो चलता रहता है। प्रदूषित देशों की बात करें तो टॉप पे हमारे बांग्लादेश, फिर हमारे टॉप पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर भारत आता है, जहाँ पीएम सांद्रता कितनी 54.4 चल रही है। फिर और बात करें तो चौथे पे ताजिकिस्तान, पाँचवें पे बुर्किना फासो, छः पे इराक, सात पे यूएई, आठ पे नेपाल, नौ पे मिस्र, 10 पे कांगो चल रहा है। और शहरों की बात करें, कौन से शहर, राजधानियों की, तो शीर्ष 5 सर्वाधिक प्रदूषित शहर, राजधानी शहर कौन कौन से हैं? तो हमारी नई दिल्ली भारत की, फिर ढाका बांग्लादेश, ओगाडोगू ये हमारे बुर्किना फासो की राजधानी, दुशांबे ताजिकिस्तान की राजधानी, बगदाद इराक की राजधानी। तो ये सबसे सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है दुनिया की, इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं, ये तो हमने राजधानी देखी थी। अब क्या बात करेंगे, हम शहरों की बात करते हैं। शहरों में देखें तो कौन कौन से शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो भारत का बेगूसराय शहर पहले नंबर पे, फिर गुवाहाटी भारत की, फिर नई दिल्ली भारत की, नई दिल्ली नहीं, दिल्ली भारत की तीसरे स्थान पे, चौथे पे मुलानपुर भारत का, लाहौर पाकिस्तान का, नई दिल्ली भारत की ये भी छठे स्थान पे, सिवान भारत, लहरसा भारत, कोसिंगांव भारत, कटिहार भारत, ये सारे सारे देश शहर है तो सबसे प्रदूषण की श्रेणी में सबसे टॉप पे है। तो भारत के शहर भी पीछे नहीं है। अब आगे बात करेंगे विश्व बैंक की जो हमारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023, ये भी जारी हुई है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया गया एक इंटरेक्टिव बेंचमार्क टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक्स पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। तो ये इंडेक्स बहुत अच्छा है। इंडेक्स के बारे में और देखिए तो विश्व बैंक के द्वारा 2023 की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 कनेक्टिंग टू कंपटीशन रिपोर्ट 7 फरवरी 2024 को जारी की गई थी। कब? 7 फरवरी 2024 को ये जारी हुई है। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट क्या करती है, लॉजिस्टिक्स की जो प्रभावशीलता है, क्या लॉजिस्टिक्स की जो प्रभावशीलता है इसके आकलन करने में 6 कारकों के आधार पर तैयार की जाती है। कितने? 6 कारकों के आधार पर तैयार करते हैं। विश्व बैंक की यह रिपोर्ट है। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में विश्व के 139 देशों की तुलनात्मक स्थिति को प्रस्तुत किया जाता है। ये जो इंडेक्स है इसमें भारत को 139 देशों में 38वें स्थान पर रखा है। तो आप याद रखें कौन सा स्थान है भारत का, 38वां स्थान है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। भारत की रैंक में वर्ष 2018 में 44 से 6 स्थान और 14 से में 54 से 16 स्थानों का सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग में इस सुधार का श्रेय किसको, सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रौद्योगिकी में भारत के निवेश को दिया जाता था। भारत ने काफ़ी अच्छा निवेश किया प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के अंदर। जो टॉप की बात करें तो टॉप में हमारे दुनिया के कौन कौन से देश है, सिंगापुर, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो हमारे ग्रुप 1, 2, 3 के अंदर आते हैं। 1 के अंदर हमारे सिंगापुर है जो PLI के अंदर परफॉर्मेंस लॉजिस्टिक इंडेक्स के अंदर टॉप में। तो हमारा ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, हांगकॉन्ग, स्वीडन, जो हमारे UAE 7वें पे, तो हमारा फ्रांस, जापान, स्पेन, ताइवान 13वें पे आता है। जो इंडेक्स है इसमें अफगानिस्तान और लीबिया को सबसे लो स्कोर के साथ 139वें PLI ग्रुप में रखा है। सबसे पीछे कौन हमारे, जो हमारे लीबिया और अफगानिस्तान। कौन कौन से, लीबिया और अफगानिस्तान। और भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें, पड़ोसी क्या कर रहे हैं हमारे, चीन है तो 19, श्रीलंका 73, बांग्लादेश 88, भूटान 97। तो इन अंकों के साथ चल रहा है। भारत की स्थिति हमने पहले देख ली थी, अभी तो आपको बताई थी भारत की स्थिति कैसी थी। नहीं, अभी इसमें भारत की स्थिति के बारे में, भारत की स्थिति 38वीं चल रही है। तो भारत की स्थिति से बात करें तो केवल चीन ही बेहतर है, बाकी सब थोड़ा अंडर स्कोर कर रहे हैं। न्यूज़ की बात करें तो लॉजिस्टिक प्रबंधन सूचकांक है तो विश्व बैंक के द्वारा 2010 से 2018 तक हर 2 साल के अंदर रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन 2020 की इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि कोविड-19 महामारी आ जाती है और सूचकांक पद्धति के पुनर्गठन किया जाता है। इसके कारण अंततः 2023 में ही दोबारा से प्रकाशन किया गया। लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की।
इस वजह से भारत की जो लॉजिस्टिक के प्रदर्शन है इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। तो हम आगे बात करें अगली जो इंडेक्स है, अगला इंडेक्स आता है टाइम्स की 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची जारी की गई। टाइम्स के द्वारा क्या है, सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची जारी की गई है। अब सूची की बात करें, सूची क्या कहती है। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम्स के द्वारा वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की गई थी। कब? 21 फरवरी 2024 को सूची जारी कर दी गई है। टाइम्स की पत्रिका के द्वारा इस वर्ष 2024 के लिए जारी सूची में 12 महिलाओं को स्थान दिया है। कितनी महिलाओं को? 12 महिलाओं को स्थान दिया गया है। इन 12 महिलाओं में फिल्म निर्माता, लेखिका, निर्देशक ग्रेटा गेरविग, इनको जो टाइम्स मैगजीन है उसके कवर पेज पे भी स्थान मिला था। तो 12 महिलाओं की बात करें, कौन कौन सी महिलाएं? ये हमारी रीम हजजरे, येल अदमी, ग्रेटा गेरविग, जो अभिनेता, लेखक और निर्देशक है। अभिनेत्री है वैसे ताराजी पी हसन, आंद्राडे कोकोगोफ, लेना नायर, नादिया मुराद, एडा डिमोन, क्लाउडिया गोल्डविन, जैकी पैटरसन, मार्लेना फेजो। तो ये हमारी महिलाएं थी। अगली हमारी रिपोर्ट आती है, कौन सी सूचकांक आता है? हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2024। हैंडले एंड पार्टनर्स के द्वारा वर्ष 2024 के लिए पासपोर्ट सूचकांक हैंडले जो पासपोर्ट इंडेक्स है फरवरी 2024 में जारी किया गया था। हैंडले पासपोर्ट सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण, जो हमारा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, IATA, इसके विशेष डेटा पर आधारित अपनी तरह का एकमात्र सूचकांक है, जिसमें 199 अलग अलग पासपोर्ट, 277 अलग अलग ट्रेवल डेस्टिनेशन को शामिल किया गया हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स देशों को उनके पासपोर्ट की ताकत के आधार पर रैंक करता है, जिसमें आकलन किया गया है कि देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों की फ्री वीजा यात्रा कर सकता है। वीजा फ्री यात्रा की बात करें तो टॉप पे हमारे कौन कौन से रहेंगे? तो सूचकांक में टॉप 5 पासपोर्ट कौन कौन से? पहले नंबर पे आता है हमारा वीजा फ्री स्कोर 194 के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। फिर आता है दूसरे पे हमारे रैंक पे हमारे 193 वीजा फ्री देशों के साथ फिनलैंड, नीदरलैंड, दक्षिणी कोरिया, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड किंगडम। तो 192 के स्कोर के साथ ये तीसरे स्थान पे आता है। चौथे स्थान पे हमारे बेल्जियम, नॉर्वे, पुर्तगाल 191 के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, मोल्टा, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड ये 190 के साथ 5वें स्थान पे आते हैं। तो ये देश है हमारे जो काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं। सूचकांक की बात करें तो सबसे लास्ट में कौन आते हैं? लास्ट में वही जग प्रचलित अफगानिस्तान 28वें के साथ 109 पे, सीरिया 108 पे, इराक 107, पाकिस्तान 106 और यमन 105। ठीक है, तो पाकिस्तान का हमारा 34 वीजा फ्री स्कोर है। भारत की बात करें, सूचकांक भारत की क्या स्थिति है? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट एक स्थान नीचे खिसक के 84वें से 85वें स्थान पे आ गया है। इस बार क्या 84 से 85वें स्थान पे आ गया भारत। इस गिरावट के बावजूद भारतीय पासपोर्ट वीजा मुक्त यात्रा में वृद्धि हुई है, अर्थात अब पहले 62 अब 62 हो गई, पहले ये कितनी थी? 60 ही जगह थी, तो 2 जगह और बढ़ गई है भारत की, जबकि चाहे स्थान गिर गया हो लेकिन जगह बढ़ी। पड़ोसी देशों की स्थिति की बात करें तो चीन 64 स्कोर 86, म्यांमार 97 स्कोर 48, श्रीलंका 101 रैंक स्कोर 43 है, बांग्लादेश हमारे 102 रैंक स्कोर 42, नेपाल 103 स्कोर 40, पाकिस्तान 106 स्कोर 34 और अफगानिस्तान 109 स्कोर 28। तो औरों की स्थिति तो भारत से भी खराब है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर बात कर रहे हैं। फिर आता हमारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का 42वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 42वां स्थान है। इस वर्ष के सूचकांक में नवाचार और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने और उनके IP ढांचे की जो प्रभावशीलता है उसका आकलन किया गया है।
तो हमने देख लिया 42वां स्थान भारत को मिला है। तो भारत ने 38.64% के स्कोर के साथ यह स्थान हासिल किया, 42वां। ताज़ा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में 95.48% स्कोर के साथ अमेरिका ने पहला स्थान लिया है, और इसके बाद 94.12% स्कोर के साथ ब्रिटेन दूसरे पे, 93.12% के साथ फ्रांस तीसरे स्थान पे रहा है। फिर आता भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 की बात करें तो भारत का 180 देशों में 93वां स्थान मिला है। भारत को क्या है, 180 देशों में 93वां स्थान मिला है। विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, इसकी गणना कौन करता है? जर्मनी की एक संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा जारी की जाती है। 13 विभिन्न मानकों के आधार पर तैयार किया जाता है क्या? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसका मान 0 से 100 के बीच में होता है। किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होगा, संबंधित देश में भ्रष्टाचार का स्तर उतना ही ज्यादा माना जाएगा। सूचकांक का अधिक मान भ्रष्टाचार की स्थिति को दिखाता है कि ज्यादा मान आया तो वहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो इन्होंने विभिन्न राष्ट्रों के लिए वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिपोर्ट 30 जनवरी 2024 को जारी की थी। इस रिपोर्ट में 180 देशों और क्षेत्रों के लिए सूचकांक आंकलित किया गया था, जिसमें अधिकांश राष्ट्रों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। ताज़ा रिपोर्ट की बात करें तो सबसे टॉप पे हमारे 90 के स्कोर के साथ डेनमार्क, जबकि पहले यहाँ पे हमारा न्यूजीलैंड रहा करता था। अब डेनमार्क ने उससे बेहतर कार्य किया है। यहाँ भ्रष्टाचार का स्तर सबसे कम है। उसके बाद फिनलैंड और न्यूजीलैंड है, जिनका स्कोर 87 और 85 है। और भ्रष्टाचार के मामले में सबसे घटिया राष्ट्र या सबसे नीचे हमारा सोमालिया रहा है। तो इसके तहत सबसे भ्रष्ट देश बताया गया है कौन सा? सोमालिया। तो सूचकांक की बात करें टॉप की, तो डेनमार्क 90 स्कोर, फिनलैंड 87, न्यूजीलैंड 85, नॉर्वे 84, सिंगापुर 83। तो हमारे टॉप 5 राष्ट्र है। तो घटिया 3 राष्ट्र की बात करें, सोमालिया 180, 177 सूडान, सीरिया, वेनेजुएला, यमन हमारे 16। अभी सूचकांक, तो सूचकांक भारत की क्या स्थिति है? भारत की स्थिति की बात करें तो भारत के लिए पिछले वर्ष 2022 के लिए समग्र स्कोर 40 था। 180 देशों में 85वां स्थान भारत को मिला था। ताज़ा रिपोर्ट की बात करें तो भारत का एक स्थान अंक गिर गया, तो 39 हो गया, और 180 देशों में भारत की 8 अंकों की गिरावट के साथ भारत 93वें स्थान पर पहुंच गया। कितने? 93वें स्थान पे पहुंच गया। तो देख लिया आपने, समग्र स्कोर पहले 40 था और स्थान कौन सा? 85वां, अब 93वें स्थान पे पहुंच गया। वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कजाकिस्तान, लेसोतो और मालदीव जैसे देशों के साथ रखा गया है। पड़ोसी की स्थिति देखें, क्योंकि कई बार हम पड़ोसियों से भी आकलन करते हैं। भूटान का 26वां स्थान, चीन का 76वां, नेपाल 108वां। आप देख सकते हैं भारत का कौन सा क्या कहते हैं 93वां स्थान है। तो आप देख सकते हैं केवल और केवल भूटान और चीन ही हमसे आगे, बाकी सब हमसे पीछे। तो नेपाल का 108वां स्थान, श्रीलंका में 115, पाकिस्तान 133, बांग्लादेश 149, अफगानिस्तान में 162, म्यांमार में हमारे 162, म्यांमार का भी यही है। तो ये स्कोर है। फिर बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024। विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट है ग्लोबल फायर पावर। इनके द्वारा अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024, ये जनवरी 2024 में जारी की गई थी। वर्ष 2024 के लिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 145 देशों का आकलन किया गया है। इससे सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधनों जैसे 60 से अधिक कारकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वर्ष 2024 की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है हमारे इस टाइम? अमेरिका। रैंकिंग की बात करें तो टॉप 10 राष्ट्र कौन कौन से? हमारे अमेरिका, रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जापान। ये हमारे टॉप 10 राष्ट्र हैं जो सेना के मामले में सबसे शक्तिशाली है। तुर्की, पाकिस्तान, इटली, इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो ये सबसे आगे बढ़ गए हैं। और आज की हमारी जो सबसे आखिरी रिपोर्ट है, रिपोर्ट की बात करें तो
शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है 2023। तो शिक्षा केंद्रित जो हमारी गैर लाभकारी संस्था है, NGO है, वो कौन सा प्रथम फाउंडेशन, उनके द्वारा बियॉन्ड बेसिक्स नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, जिसे एसर रिपोर्ट भी कहते हैं। जनवरी 2024 में इसको जारी किया गया है। एसर रिपोर्ट की बात करें तो यह रिपोर्ट देश के 26 राज्यों और 28 जिलों में सरकारी और निजी संस्थानों में पढ़ने वाले नामांकित 34,745 युवाओं का सर्वेक्षण करके ग्रामीण भारत में 14 से 18 साल के युवाओं के ऊपर प्रकाश डालती है, अर्थात उनकी सीखने की क्षमता, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में कौन कौन सी बिंदु है। लगभग 30% युवा अपने माता पिता के साथ काम कर रहे हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि जो भारत के युवा है 14 से 18 साल वाले, तो वो अपने माता पिता के साथ काम करते हैं। 14 से 18 साल के 86.8% बच्चे किसी न किसी शैक्षणिक संस्था में एनरोल है, अर्थात जुड़े हुए हैं। 14 वर्ष के 3.9% और 18 साल के 32.6% बच्चों का तो नामांकन नहीं किया गया है। सर्वेक्षण की बात करते हैं, इसमें शामिल युवाओं के बीच में सेना और पुलिस सबसे लोकप्रिय कैरियर है। तो सेना को तो बच्चे 13.8% चाहते हैं कि बनना, पुलिस में 13.6% बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं। बच्चियों की बात करें, सर्वेक्षण के आधार पर लड़कियों और युवा महिलाओं ने कहा कि हम 16% तो शिक्षक बनेंगी, 14.8% डॉक्टर बनना सबसे ज़्यादा पसंद करती है। 14 से 18 वर्ष तक के अधिकांश छात्र कला और मानविक स्ट्रीम में नामांकित है, अर्थात एनरोल है। 55.7% छात्र 11वीं पास या फिर इससे ऊंची कक्षा में पढ़ रहे हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित स्ट्रीम में पुरुष तो 36.3% है, तो महिलाएं 5.6% ही। महिलाओं को साइंस कम ही पसंद आ रही है। मात्र 16.2 छात्र व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। लगभग 25% युवा अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ आराम से भी नहीं पढ़ पाते। कक्षा 2 क्लास की जो किताबें हैं उसको भी पढ़ पाने में असक्षम है। बात करें तो केवल 57.3% अंग्रेजी के वाक्य पढ़ने में सक्षम है भारत के 14 से 18% जो उम्र के बच्चे हैं। लगभग 90% बच्चों के घर में स्मार्टफोन है, फ़ोनों की कोई कमी नहीं है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। 14 से 18 वर्ष के आधे से अधिक युवा 3 अंक के जो सवाल है उनको भी हल कर पाने में कठिनाई महसूस करते हैं, जबकि 43.3% ऐसे समस्याओं को सही ढंग से हल करने में सक्षम है। तो इस तरह से आज हमने दो पार्ट के अंदर भारत के अंदर जो रिपोर्टें आती है परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट पिछले 1 साल की, उन रिपोर्टों के बारे में देखा। 2 पार्ट के अंदर ये हमारे लेक्चर रहे थे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।